नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। लास्ट वीडियो में हमने आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ टीचर का सिलेबस डिस्कस किया था। उसमें मैंने बताया था कि इसके लिए आरपीएससी दो पेपर कंडक्ट करवाती है। जो पहला पेपर है वो प्योरली जीके बेस्ड होता है और जो सेकंड पेपर है वो मैथमेटिक्स होता है। तो जो सेकंड पेपर है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है वो सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी बेस्ड होता है, ठीक है। उसमें जो मैथ पूछी जाती है वो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी बेस्ड होती है और वो 180 मार्क्स का पार्ट होता है। सेकंड पार्ट होता है वो ग्रेजुएशन बेस्ड होता है और वो 80 मार्क्स का होता है, ओके। और जो थर्ड पार्ट होता है वो टीचिंग मेथड्स होता है और वो 40 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो इस वीडियो से हम जो पहला पार्ट है सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी बेस्ड मैथमेटिक्स वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है संख्या पत्ती यानी नंबर सिस्टम। तो हम जानते हैं कि किसी भी अपने को संख्या लिखने के लिए कुछ अंकों की ज़रूरत होती है, ओके। और जितने अंकों की ज़रूरत होती है उसी हिसाब से हम किसी संख्या पत्ती का नाम देते हैं। जैसे दशमलव संख्या पत्ती है, तो दशमलव संख्या पत्ती में किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें 0 से लेकर 9 तक के अंकों की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार एक होते हैं द्विआधारी संख्या पत्ती यानी बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 अंक यानी 0 और 1 की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दशमलव संख्या पत्ती की बात करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर n, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये प्राकृत संख्या है वो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, यानी 1 2 3 4 5 6 अप टू अनंत, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 2 3 है ये सारे क्या है, पूर्णांक है। तो ये पूर्णांकों से मिलकर बनी हुई होती है प्राकृत संख्या, ओके, जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम w से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर बोलते हैं इसको। ये जो अपना प्राकृत संख्या का समुच्चय है उसमें अगर 0 और ऐड कर दे तो वो क्या बन जाती है, अपनी पूर्ण संख्या। यानी ये संख्या 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, ठीक है। तीसरी है पूर्णांक संख्या, जिसको हम इंटीजर नंबर्स कहते हैं और इसको z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये माइनस अनंत से स्टार्ट होकर प्लस अनंत तक जाती है, यानी माइनस अनंत फिर -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो यानी इसमें जो धनात्मक पूर्णांक भी आते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक भी आते हैं और 0 भी आता है, ओके। तो वो हो गया अपना पूर्णांक संख्या। अगला है प्रीमेय संख्या। प्रीमेय संख्या को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। इसको कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट या लिख सकें, तो ऐसी संख्याओं को हम प्रीमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे P और Q की कंडीशन क्या है, ये दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और जो Q है यानी हर का पार्ट है वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे Q स्मॉल है तो ये Q 0 नहीं होना चाहिए और P और Q की कंडीशन क्या है, ये पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। अगला है असहभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर्स। ऐसी दो प्राकृत संख्याएं जिनका महत्तम समाप्रत्यय 1 हो तो वो संख्याएं असहभाज्य संख्याएं कहलाती है, जैसे 2 और 5। यानी कि जो इनका कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। यानी इन दोनों संख्याओं में 1 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं के युग्म को हम असहभाज्य संख्या कहते हैं, ओके, ठीक है। अगला है अभाज्य संख्याएं, जिसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो या तो 1 से या फिर स्वयं से ही विभाजित हो, जैसे कि 2 3 5 7 11, ये सारी संख्याएं क्या है, या तो 1 से विभाजित होगी या फिर खुद से विभाजित होगी। तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, यानी प्राइम नंबर्स कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 होती है, 1 नहीं होती है, ठीक है। 1 अभाज्य संख्या नहीं होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। फिर अगला पॉइंट है किन्हीं भी दो जो प्रीमेय संख्याएं हैं उनके बीच में अनंत प्रीमेय संख्याएं होती है,
ओके, किन्हीं भी दो प्रीमेय संख्याओं के बीच में अनंत प्रीमेय संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं कह दूं कि 1/2, 1/2 और 1/3, इसके बीच में कितनी प्रीमेय संख्याएं होंगी, तो यहाँ पे हम अनंत अप्रीमेय संख्याएं अनंत प्रीमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अगला पॉइंट है अप्रीमेय संख्याएं, जिसको इर्रेशनल नंबर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इर्रेशनल नंबर्स। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जो प्रीमेय संख्याएं होती हैं उनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अप्रीमेय संख्याएं होती है वो उनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्याओं को हम अप्रीमेय संख्या कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √10, पाई एक्सेट्रा। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? अप्रीमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हैं। अगला पॉइंट है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं को रियल नंबर्स कहते हैं। जो अपनी प्रीमेय संख्याएं हैं और अप्रीमेय संख्याएं, इन दोनों के जो समुच्चय हैं, इनको मिलाकर जो संख्याएं बनती है वो होती है वास्तविक संख्याएं। यानी वास्तविक संख्याओं में प्रीमेय संख्याएं भी आती है और अप्रीमेय संख्याएं भी आती है। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ पे एक नोट है, प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। संख्या रेखा जैसे ये अपने पास एक संख्या रेखा है, ठीक है, जिसमें 0, 1, 2 ये पॉजिटिव साइड होगी, ये नेगेटिव साइड होगी। जैसे अपने को √2 को लिखना है तो √2 क्या है? 1.414 होता है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो बिंदु होगा वो क्या होगा? यूनिक होगा, अद्वितीय होगा। तो हमें ये हो गया, प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। अगला पॉइंट है वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। तो इसमें पहला केस है जब शेष शून्य हो जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 7/8। 7/8 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये अपने पास 0.375 आ जाएगा, यानी लास्ट में जो शेषफल आएगा वो 0 आ जाएगा। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को हम शांत यानी टर्मिनेटिंग दशमलव प्रसार कहते हैं। यानी कुछ दशमलव के कुछ अंकों के बाद, या ऐसे कह सकते हैं कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, यानी टर्मिनेटिंग दशमलव प्रसार कहते हैं। तो ये प्रीमेय संख्याओं के एग्जाम्पल होते हैं। प्रीमेय संख्या होती है, उनके जो दशमलव प्रसार होते हैं वो शांत दशमलव प्रसार टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि अगर दशमलव के बाद में अंकों की संख्या निश्चित हो तो वो किस प्रकार की संख्या होगी? प्रीमेय संख्या होगी। ठीक है, केस सेकंड है इसमें, जब शेष कभी भी शून्य नहीं होता। इसमें क्या होता है कि दशमलव के बाद में जो अंक हैं उनकी संख्या अनिश्चित होती है। दशमलव के बाद में अंकों की संख्या अनिश्चित होती है। ठीक है, तो इसमें भी दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है कि दशमलव के बाद में जो अंक हैं वो रिपीट होने लगते हैं, यानी उनकी आवर्ती होने लगती है। तो उस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम अनवसानी या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो इसमें क्या होता है कि दशमलव के बाद में जो अंक हैं वो रिपीट होने लग जाते हैं। जैसे 1/3 है, 1/3 का अगर दशमलव प्रसार करेंगे तो ये अपने पास आ गया 0.33333, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 है, दशमलव के बाद 3 है, वो रिपीट होने लग गया। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो संख्या रिपीट हो रही है, जो अंक रिपीट हो रहे हैं, उसके ऊपर बार का निशान लगा देता हूँ। इस बार का मतलब ये हो गया कि ये जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3.572727272, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 3.572 के ऊपर बार, 72 के ऊपर बार लगाया, क्योंकि 72 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने 72 के ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार हुआ वो अनवसानी या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। और इससे जो संख्या बनती है वो भी कैसी होती है? प्रीमेय संख्या होती है। यानी प्रीमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो या तो शांत दशमलव प्रसार होता है या फिर
अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे नोट है, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी अशांत आवर्ती होते हैं। ठीक है, इसमें सेकंड पार्ट है अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी जो दशमलव के बाद जो अंक हैं वो नए तो रिपीट होते हैं और नई उनकी संख्या निश्चित होती है। जैसे रूट टू को लिखोगे तो अपने पास ये आ जाएगा 1.4142135623730950, ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आप, दशमलव के बाद में कोई भी अंक ऐसा नहीं है जिसके पुनरावृत्ति हो रही हो। ठीक है, तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। तो और इससे जो संख्याएं बनती है वो अपरिमेय संख्याएं बनती है। तो यहाँ पे ये जो नोट हो गया कि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है वो अनवसानी अनावर्ती टाइप का होता है। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती टाइप का होता है, और जो अपरिमेय संख्याएं होती है उनका दशमलव प्रसार ऐसा अशांत अनावर्ती टाइप का होता है। ठीक है, अब हमें कोई दशमलव प्रसार दिया होता है तो उससे हमें उसको पता करना है कि वो कौन सी संख्या का है, परिमेय संख्या का है या अपरिमेय संख्या का है। ठीक है, यानी क्या उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। ठीक है, तो पहले देख एग्जांपल दिया है अपने पास 3.142678। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद जो अंक हैं, अंकों की संख्या कैसी है, निश्चित है। तो अंकों की संख्या निश्चित है तो वो किस प्रकार का दशमलव प्रसार हुआ, शांत दशमलव प्रसार हुआ। और शांत दशमलव प्रसार कौन सी संख्याओं का होता है, परिमेय संख्याओं का होता है। ठीक है, तो ये कैसी हो गई, परिमेय संख्या हो गई। तो परिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित है तो उसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि दशमलव को हटा देंगे और उसकी जगह जो हर है उसमें 1 लिख देंगे, और दशमलव के बाद जितने अंक है उतने 0 लगा देंगे। यानी यहाँ पे 6 अंक है तो यह हो गया अपने पास, दशमलव की जगह 1 आ गया और बाकी के 6 अंक आ गए। तो ये अपने पास p/q रूप हो गया 3142678/1 और ये 60। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं 0.25। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 25 संख्या वैसी की वैसी दशमलव को हटा के एक बार संख्या लिख दी, फिर दशमलव की जगह 1 और जितने अंक है उतने 0, यानी 25/100 हो गया। अगला जो एग्जाम्पल है वो है अशांत आवर्ती टाइप का, यानी यहाँ पे अपना एग्जाम्पल है जैसे 0.3333। तो यहाँ पे 3 है, 3 अंक 3 है वो रिपीट हो रहा है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.3 बार, क्योंकि 3 है वो बार बार में रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको p/q, और ये कैसा प्रसार हुआ, अशांत आवर्ती टाइप का। तो अशांत आवर्ती टाइप का प्रसार होता है वो कौन सी संख्याओं का होता है, परिमेय संख्याओं का, यानी इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस दशमलव और इस बार को भूल जाइए और वो संख्या वैसे के वैसे लिख दीजिए। ठीक है, अब इस संख्या को वापस देखिए, इस संख्या में दशमलव से पहले और दशमलव के बाद जिन अंकों पे बार नहीं लगा हुआ वो घटा देते हैं। तो यहाँ पे दशमलव के तुरंत बाद तो बार लगा हुआ है, संख्या पे अंक पे बार लगा हुआ है, दशमलव से पहले 0 है तो 0 को हटा दिया और दशमलव को एक बार अपन छोड़ देते हैं। ठीक है, अब दशमलव के बाद कितने अंकों पे बार लगा हुआ है उतने हम 9 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 3/9, यानी 1/3। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं, जैसे 0.25 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, इस दशमलव और इस बार को भूल जाइए और संख्या को वैसे के वैसे लिख दीजिए, यानी 25 हो गया। अब दशमलव से पहले और दशमलव के बाद, इस दशमलव को एक बार भूलिए और दशमलव से पहले और दशमलव के बाद अगर कोई अंक है ऐसा जिस पे बार नहीं लगा हुआ तो वो सब्ट्रैक्ट कर दिए इस संख्या में से। तो यहाँ पे 0 ही है, 0, तो 0 सब्ट्रैक्ट कर दिया, बार बटे
दशमलव के बाद कितने अंकों पे बार लगा हुआ है, तो 2 अंकों पे हमें बार लग रहा है, तो 2 अंक 2 बार हम 9 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास 25/9। ठीक है। अगला एग्जाम्पल है जैसे 1.272727, तो ये रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं, ये किस प्रकार का प्रसार है, अशांत आवर्ती टाइप का, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.27। ठीक है। तो इसको, ये किस प्रकार का प्रसार हुआ, अशांत आवर्ती टाइप का हुआ, और अशांत आवर्ती टाइप का प्रसार किसका, प्रीमेय संख्या का होता है, तो यानी हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो p/q के रूप में लिखने के लिए मैंने क्या बताया कि एक बार दशमलव और इस बार को भूल जाइए, और जो संख्या है वह उसको वैसे के वैसे लिख लिए, तो ये हो गई 127। अब दशमलव, इस बार को, बार वाले अंकों को छोड़ दीजिए, दशमलव से पहले और दशमलव के बाद में जो संख्या है जिस पे बार नहीं लगा हुआ, दशमलव को भूल के दशमलव से पहले और दशमलव के बाद में कोई संख्या है जिस पे बार नहीं लगा हुआ, वो संख्या लिख दीजिए। तो यहाँ पे 1 है, तो 1 पे बार नहीं लगा हुआ, तो वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। अब दशमलव के बाद कितने अंकों पे बार लगा हुआ है, उतने 9 लिख दीजिए। ठीक है। तो ये 9 आएगा, तो ये आ जाएगा 126/99। ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया। अगला जैसे एग्जाम्पल है 0.2353535, यानी ये कैसा प्रसार हुआ, अशांत आवर्ती टाइप का, तो इसको मैं, और अशांत आवर्ती टाइप का प्रसार कौन सी संख्या को आता है, प्रीमेय संख्या, यानी इनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं बार की फॉर्म में लिख देता हूँ, तो ये हो गया अपने पास 0.235 बार। ठीक है। तो इसको लिखने के लिए मैंने क्या बताया कि पहले इस दशमलव और बार को भूल जाए, तो अपने पास संख्या क्या बन गई, 235। ठीक है। अब दशमलव, जो बार वाले अंक हैं उनको छोड़ दीजिए, और जो संख्या बची हुई है, इस दशमलव को हटा दीजिए, जो संख्या बची हुई है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, वो सब्ट्रैक्ट कर दी। अब दशमलव के बाद कितने अंकों पे बार लगा हुआ है, 2 अंकों पे बार लगा हुआ है, तो 2 9 आ गए। दशमलव के बाद कितने अंकों पे बार नहीं लगा हुआ, उतने 0 लिख दीजिए, तो ये 0 लिख दिया। तो ये हो गया 235 - 2/990, यानी 233/990। ठीक है। तो ये अपने पास आ गया ये आंसर। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं 0.47 बार, तो इसको लिख लेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव और बार को भूल जाइए, तो जो संख्या है उसको वैसे के वैसे लिख दीजिए 47, माइनस जो बार वाली संख्या उसको छोड़ दीजिए, बाकी संख्या है उसको, दशमलव को हटा के बाकी संख्या उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, 4 है। ठीक है। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंकों पे बार लगा हुआ है, एक 7 है, उसी पे बार लगा हुआ, तो 9 लिख दिया। दशमलव के बाद कितने अंकों पे बार नहीं लगा हुआ, उतना 0 लिख दीजिए, तो ये 9, एक अंक है 4 जिस पे बार नहीं लगा हुआ, तो वो 0 आ गया। तो 47 में से 4 गए 43/90, तो ये अपने पास आ गया। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। अगला है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक है। एक प्रीमेय संख्या और एक अप्रीमेय संख्या का जोड़ना या घटाना अप्रीमेय होता है। जैसे अपने पास 2 + √2 या फिर 2 - √2, ये दोनों कैसी संख्याएं हुई, अप्रीमेय संख्या, जहाँ पे 2 क्या है, प्रीमेय है, और √2 क्या है, अप्रीमेय संख्या है। तो एक प्रीमेय संख्या और एक अप्रीमेय संख्या को अगर हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, एक अप्रीमेय संख्या होगी। ठीक है। अगला है एक अप्रीमेय संख्या के साथ एक शून्येतर नॉन जीरो प्रीमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अप्रीमेय होता है। जैसे अप्रीमेय संख्या जैसे √2 ले ली मैंने, इसके साथ एक शून्येतर नॉन जीरो प्रीमेय संख्या मान लेते हैं 2, तो इसको अगर हम गुणा करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये दोनों क्या कैसे आएंगे, अप्रीमेय संख्या आएगी। तो हमें ये याद रखना है कि एक प्रीमेय संख्या को जब एक अप्रीमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं, तो हमें जो रिजल्टेंट संख्या मिलेगी वो कैसी मिलेगी, एक अप्रीमेय संख्या मिलेगी। ठीक है। यदि हम 2 प्रीमेय संख्याओं को जोड़े, घटाए या गुणा करें या फिर एक अप्रीमेय संख्या को दूसरी प्रीमेय संख्या से भाग दें, तो परिणाम प्रीमेय या अप्रीमेय कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब 2
अप्रिमेय संख्याएं हैं उनको अगर हम जोड़े या घटाए या गुणा करें या भाग दे तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि यदि हम दो अप्रिमेय संख्याओं को जोड़े घटाए या गुणा करें या फिर एक अप्रिमेय संख्या को दूसरी अप्रिमेय संख्या से भाग दे तो परिणाम प्रिमेय या अप्रिमेय संख्या कुछ भी हो सकता है। यानी हम अगर एक प्रिमेय और अप्रिमेय संख्या है तो उनको अगर जोड़ेंगे घटाएंगे गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो रिजल्ट हमेशा अप्रिमेय संख्या आएगा। लेकिन अगर दोनों ही प्रिमेय अप्रिमेय संख्या हैं तो परिणाम है वो अपना प्रिमेय भी हो सकता है और अप्रिमेय भी हो सकता है। ठीक है, जैसे √2 है, √2 में अगर मैं √2 से ये मैंने घटाया तो अपने पास 0 आ गया जो कि एक प्रिमेय है। √2 में अगर √2 जोड़ें तो यह अपने पास आ गया 2√2 जो कि अप्रिमेय है। ठीक है, तो परिणाम हमेशा प्रिमेय या अप्रिमेय कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल है 7√5। 7√5 क्या है, जैसे 7 है अपने पास प्रिमेय और √5 क्या है अप्रिमेय, तो इन दोनों को जब आपस में गुणा करेंगे तो अप्रिमेय आएगा। इसी प्रकार 7/√5 का अप्रिमेय आएगा। √2 + 21, 21 यहाँ पे क्या है प्रिमेय संख्या और √2 क्या है अप्रिमेय संख्या, तो अप्रिमेय आएगा। π-2, पाई क्या है अप्रिमेय संख्या और 2 क्या है प्रिमेय संख्या है, तो ये अप्रिमेय संख्या आएगा। √5 × √5, तो ये दोनों अप्रिमेय संख्याएं हैं, लेकिन ये जब इनको गुणा करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा √25 और √25 क्या होता है 5 होता है जो कि एक प्रिमेय संख्या है। इसी प्रकार 6√5 और 2√5 इनको जब करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा 12 × 5 = 60 जो कि एक प्रिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि जब एक अप्रिमेय संख्या को प्रिमेय संख्या से गुणा भाग जोड़ या घटाव करते हैं तो परिणाम हमेशा अप्रिमेय संख्या होगा। लेकिन जब दो अप्रिमेय संख्याओं को आपस में गुणा भाग जोड़ या घटाव करेंगे तो परिणाम कुछ भी हो सकता है, प्रिमेय भी हो सकता है अप्रिमेय संख्या भी होता है। अगला है पॉइंट है, मान लेते हैं a और b दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं यानी पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, a > 0 है और b > 0 है, ये दो अपने पास संख्याएं। तो उस टाइम हम √a और √b को हम लिख सकते हैं √ab। यानी अगर अपने पास दो धनात्मक संख्याएं हैं और वो अंडरूट में है और उनको गुणा कर रहे हैं तो वो आपस में गुणा होकर अंडरूट में आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार √a/√b को मैं लिख सकता हूँ √ab। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, अपनी a और b क्या है दोनों पॉजिटिव होने चाहिए यानी धनात्मक वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। इसी प्रकार √a + √b × √a - √b को मैं लिख सकता हूँ a - b। कैसे, √a को a से मल्टीप्लाई करूँगा तो √a² आ जाएगा जो कि a बन जाएगा। ठीक है, √a को √b से गुणा करेंगे तो √ab आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार √b को √a से गुणा करेंगे तो √ab आ जाएगा और √b को √b से गुणा करूँगा तो अपने पास √b² आ जाएगा जो कि b बन जाएगा, यानी अपने पास ये b आ गया। तो √ab से √ab कट गया तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा a - b आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार a + √b को a - √b से करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा अपने पास a² - b। √a + √b × √c + √d को करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास √ac + √ad + √bc + √bd। इसी प्रकार √a + √b का होल स्क्वायर इसको करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा √a का होल स्क्वायर + √b का होल स्क्वायर + 2 टाइम्स √a √b। √a का होल स्क्वायर a बन जाएगा, √b का होल स्क्वायर b बन जाएगा और 2 √a और √b, ये जो पहले वाला पॉइंट है इसके हिसाब से क्या बन जाएगा 2 √ab। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए कि a > 0 एक वास्तविक संख्या है यानी एक पॉजिटिव जो धनात्मक वास्तविक संख्या है और p और q प्रिमेय संख्या है, तब a⁻p × a⁻q यानी अगर अपने पास आधार पॉजिटिव है और जो उनके जो घातांक हैं वो प्रिमेय संख्याएं हैं और आधार अगर सेम है तो जो इनके घातांक हैं वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे a क्या है आधार है और p और q क्या है घातांक हैं। अगर आधार सेम है तो इनके जो घातांक हैं वो ऐड हो जाते हैं। जैसे मैं लिखूँ 2⁻3 × 2⁻4 तो
तो ये आ जाएगा अपने पास 2�7, यानी 4 और 3 ये क्या हो जाएंगे, घातांक ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार पहले मैंने किया a की पावर p ली, फिर उसके ऊपर पावर q लगा दी, तो ये क्या बन जाएगा, a की पावर pq। जैसे 2�3 किया, सॉरी 2�3 किया, फिर 2 कर दिया, 2�3 क्या हो गया, 8 हो गया, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। या फिर 2�3 इंटू 2, ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसके हिसाब से, क्योंकि p और q को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2�6, वो भी कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इसी प्रकार a की पावर p अपॉन a की पावर q है, अगर आधार इनका सेम है तो इसको मैं, और दोनों डिवाइड हो रही है तो इनके जो घातांक है वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, a की पावर p इंटू b की पावर p, ये आपस में अगर बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है तो वो क्या हो जाएंगे, बेस आधार मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर एक साथ लग जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट है a की पावर m/n, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर m इंटू a की पावर n। ठीक है, फिर इसको मैं लिख सकता हूँ वापस, a की पावर m को मैं अलग लिख सकता हूँ इंटू 1/n, और 1/n को जैसे 2 की पावर 1/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √2। इसी प्रकार 2 की पावर 1/3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर ये 3, ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने ऐसे लिख दिया, जहाँ पे m और n क्या है, प्रीमियर संख्या है। अब अगला नोट है, जैसे हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं, जैसे a को मैंने b से डिवाइड किया तो अपने पास यहाँ पे शेषफल c आ रहा है और भागफल d आ रहा है। तो यहाँ पे a को हम बोलेंगे भाज्य डिविडेंड, क्या बोलेंगे, भाज्य डिविडेंड। b को क्या बोलेंगे, भाजक यानी डिवाइजर। ठीक है, c को बोलेंगे शेषफल यानी रिमाइंडर, और d को क्या बोलेंगे, भागफल यानी क्वोशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा अपना b इंटू डी प्लस सी, तो यानी भाज्य क्या हो जाएगा, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये अपने को याद चीज ध्यान में रखनी है। अगला है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, तो ये प्रमेय क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा वह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी किसी भी कोई भी भाज्य संख्या है उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 4, जैसे मैंने 4 लिखा, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 और 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में मैं व्यक्त कर सकता हूँ 4 को। ठीक है, और यह जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, यह जो गुणनखंड हो, यह जो गुणनखंड होगा वो अद्वितीय होगा। जैसे इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे 32,760, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 की पावर 3 आ गया, इंटू 3 है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 की पावर 2 आ गया, इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3। तो अब ये जो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंडन क्या है, गुणनफल है, ये इसका अद्वितीय गुणनखंड है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी ऐसे लिखूँ, 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 13, या ऐसे भी लिख सकता हूँ। लेकिन ये जो यहाँ पे है ये अभाज्य संख्या है, उनकी जो पावर है वो हमेशा सेम रहेगी। तो ये प्रमेय यही कह रही है कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, 2 है, 5 है, 3 है, 7 है, 13 है, ये सारी कैसे हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। और यह जो गुणनखंडन है वो अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। चाहे इसको ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो,
ये तीनों क्या है, सेम है। तो ये क्या है, अद्वितीय है। यहाँ पे 2 है वो 3 टाइम्स आएगा, 2 की पावर 3 आएगी, चाहे इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ चाहे ऐसे लिख रहा हूँ। जो 3 है उसकी पावर 2 ही आएगी, चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है। 5 1 टाइम ही आएगा, 7 1 टाइम आएगा, 13 भी 1 टाइम आएगा। तो ये जो गुणनखंडन है वो क्या है, अद्वितीय है। तो यह हुई अपनी अंकगणित की आधारभूत पेपर में। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि कोई नंबर दे के अपने को पूछ सकता है कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यही एग्जाम्पल लेते हैं 32,760, तो इसका अपने पास गुणनखंड ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो इसके अभाज्य गुणनखंड है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 13 है, इनकी जो पावर्स है उनको हम ऐड कर देंगे, तो उसके जो सम आएगा वो उसके उतने ही अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। जैसे 32,760 के यहाँ पे कितने हो गए, 3 + 2 + 1 + 1 + 1 यानी 8 आ गया है। तो इस 32,760 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 8 हो गई, ठीक है। एक तो होता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, एक होता है कुल गुणनखंडों या भाजकों की संख्या ज्ञात करना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनकी जो पावर्स आई थी, अभाज्य संख्याओं की पावर्स आई थी, उनमें सब में एक एक ऐड कर देंगे, और उन जो पावर्स एक एक ऐड करने के बाद उन पावर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 32,760 का ही मैंने एग्जाम्पल लिया है, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 × 5 × 7 × 13। तो इनकी जो पावर्स है, जैसे 3 में एक ऐड कर दिया 4, 2 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 2 है तो 2 में एक ऐड कर दिया 1, ठीक है। 5 की पावर 1 है तो इसमें एक ऐड कर दिया, 7 की पावर 1 है तो इसमें एक ऐड कर दिया, 13 की पावर 1 है तो इसमें एक ऐड कर दिया, और इन सभी को फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ। तो ये क्या बन गया, 4, ये 3 2 1 2 2 2, तो ये आ गया 96। तो कुल गुणनखंडों या भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 96 हो जाएगी। जबकि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, इनकी जो पावर्स है डायरेक्टली उनको ऐड कर देंगे तो वो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन ले लेते हैं, जैसे 1560 ले लेते हैं। 1560 को जैसे मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 2 अपने पास आ गया 2 की पावर 3 × 3 × 5 × 13। ओके, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, 2 की पावर 3 × 3 × 5 × 13। तो ये कितना, 1560 का ये गुणनखंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वो थ्योरम भी, जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, वो भी अपने पास, वो उसका प्रूफ भी आ रहा है, क्योंकि इसको मैं 1560 को मैं अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 13, ये सारे अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में मैं 1560 को व्यक्त कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके जो कुल अभाज्य गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इनकी पावर्स है उनको ऐड कर देंगे। जैसे 3 + 1 + 1 + 1, तो ये कितने हो गए, 3 3 6, तो यानी कुल 6 अभाज्य गुणनखंड होंगे इसके, ठीक है। लेकिन अगर अपने को पूछ ले कुल गुणनखंडों या भाजकों की संख्या, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो पावर है उसमें एक ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा, इनटू इसकी जो पावर है उसमें एक ऐड करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, इसकी पावर है इसमें एक ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, इसकी पावर 1 है तो इसमें एक ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 32। तो ये हो गया टोटल भाजकों या गुणनखंडों की संख्या, और ये क्या हो गया, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इस टॉपिक के जो आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक धन्यवाद।